तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं पार्ट 2 जलमंडल का पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 मैंने बनाया था जिसमें कि जलमंडल के बारे में पूरा उल्लेख किया था। ठीक है, जो भी हमारा पॉइंट व्यू जो इम्पोर्टेंट था उसका मैं नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लाया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये है हमारा। तो इसमें देखिए, हमको पढ़ना है 2 मिनट के अंदर सारा का सारा आपको खोपड़ी में घुसा देगा। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ जमी होती है। ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में जो होता है सालों भर, ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं सालों भर उसमें क्या होती है, बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ। जिसके कारण से क्या होता है कि वाष्पीकरण जो होता है ना बहुत ही न्यूनतम होता है। वाष्पीकरण की क्रिया बहुत ही स्लो होती है और इसलिए वहां पे लवणता भी क्या होगी, बहुत ही कम मात्रा में होगी। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि ध्रुवीय क्षेत्र में तो पहला नंबर, ध्रुवीय क्षेत्र में जो होता है वहां पे मतलब सालों भर क्या रहती है, बर्फ रहती है। जिस कारण से क्या होगी कि उसकी जो हमारा जो वाष्पीकरण की क्रिया होगी वो क्या होगी, बहुत ही न्यूनतम होगी, बहुत ही कम होगी। जिस कारण से हमारा जो है लवणता भी बहुत ही न्यूनतम मात्रा में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, न्यूनतम मात्रा में ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि सूर्य तथा चंद्रमा, है ना। सूर्य तथा चंद्रमा यानी कि और मून सन और मून यानी कि सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा के आकर्षक शक्तियों यानी कि अट्रैक्शन पावर के कारण क्या होता है कि सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वारभाटा कहते हैं। देखिए सूर्य तथा चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है, सूर्य तथा चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है उसके कारण से क्या होता है कि सागर जो होता है यानी सागरीय जल जो होता है वो ऊपर की ओर क्या होता है, उठने तथा गिरने लगता है ना। जैसे कोई भी सागरीय जल है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे सागरीय जल है, ठीक, सागरीय जल है, यहाँ पे हमारा सन है और मून है। ठीक, तो सन मून है, इसके अट्रैक्शन शक्ति से क्या होता है, ये वाला ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ऊपर जब उठता है तो उसको हम कहते हैं ज्वार। ठीक है, उसको ऊपर जब उठता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। नीचे जब आता है क्या कहते हैं उसको, भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो कोई भी पूछेगा कि ज्वार भाटा क्या होता है तो बोलना है कि सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा फिर वो गिरना, फिर उसका गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब उठेगा तो उसे हम ज्वार कहेंगे, जब नीचे गिरेगा तो उसे हम भाटा कहेंगे। यानी कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जो हमारा सागरीय जल होता है ऊपर उठना और फिर गिरना, ये क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सागर का जल ऊपर चढ़ता है तो इससे चढ़े हुए जल को ज्वार कहते हैं। ठीक है, जब सागरीय जल जब ऊपर उठता है ना, ऊपर जब उठता है तो चढ़ने के दौरान क्या होता है, उसको हम ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और तब तब जब यही जल ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे उतरने लगता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। और जब जल ऊपर चढ़ेगा तो निश्चित है कि वो गुरुत्वाकर्षण की क्रिया से क्या होगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा कि वो जल नीचे भी आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो जब धीरे धीरे वो आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। उठेगा तो ज्वार, नीचे आएगा तो भाटा, यानी ज्वार भाटा। मतलब जब सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण जब सागरीय जल ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए प्रत्येक माह यानी प्रत्येक मंथ में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, ठीक है, याद रखिएगा कि प्रत्येक महीना के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी, ठीक है, अष्टमी जिसको कहते हैं, तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा जो होता है वो समकोण बनता है। क्या बनता है, समकोण की स्थिति में आते हैं, जिसके कारण से लघु ज्वार का उत्पन्न होता है। कोई भी पूछेगा कि लघु ज्वार कैसे बनता है, लघु ज्वार कैसे उत्पन्न होता है, लघु ज्वार किस तरह से उत्पन्न होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए जब याद रखिएगा कि प्रत्येक महीना के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा, ठीक है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा
जो तीनों जो होता है वो समकोण स्थिति में आता है, जिस कारण से क्या होता है, लघु ज्वार का उत्पन्न होता है। लघु ज्वार का उत्पन्न कैसे होता है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों समकोण कोण में बनते हैं। समकोण कोण जब बनते हैं तब क्या होता है, लघु ज्वार का उत्पन्न होता है। अब ये कब होता है, तो भैया प्रत्येक महीना के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन क्या होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जो होता है तीनों के तीनों समकोण स्थिति में आ जाते हैं, जिस कारण से लघु ज्वार का उत्पन्न होता है। अब पढ़ेंगे वृद्ध, यानी वृद्ध ज्वार भाटा कैसे आता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वृद्ध ज्वार कैसे आता है उसके बारे में देखिए। प्रत्येक महीना की पूर्णिमा, प्रत्येक महीना का पूर्णिमा और अमावस्या को, पूर्णिमा और अमावस्या को, पूर्णिमा और अमावस्या को क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी जो होता है और चंद्रमा जो होता है एक सीध में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक सीध रेखा में मतलब स्थित हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, बृहद ज्वार का उत्पन्न होता है। ठीक है, बृहद मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा ज्वार। छोटा ज्वार समकोण स्थिति में, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जो होता है वो समकोण स्थिति में आते हैं, किसमें, कौन से दिन, तो प्रत्येक महीना के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन क्या होता है कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जो होता है समकोण स्थिति में आता है, जिस कारण से लघु ज्वार का उत्पन्न होता है। और हमारा प्रत्येक महीना का जो पूर्णिमा और अमावस्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या होता है, उस दिन क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा जो होता है वो तीनों के तीनों एक सीध में आ जाते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, हमारा बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक ज्वार जो होता है 12 घंटे 26 मिनट के अंतर पर आता है। प्रत्येक ज्वार जो होता है 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट के अंतर में हमारा ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रत्येक ज्वार जो है 12 घंटा 26 मिनट के अंतर पर आता है, तथा ऐसे ज्वार जो होते हैं विषुवत रेखा पर तीव्रतम, विषुवत रेखा पर ज्वार जो होता है, विषुवत रेखा जहां पड़ेगा, विषुवत रेखा जहां पड़ेगा वहां पे बहुत ही तेजी से यानी तीव्रतम, और ध्रुवों पर आने पर उसका क्या होता है, न्यूनतम सक्रिय होते हैं, न्यूनतम सक्रिय होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र यानी एनवायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट सिस्टम जो होता है, ठीक है, शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम याद रखिएगा, सर्वप्रथम टोन्सली ने 1935 ईस्वी में किया था। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है सर्वप्रथम टोन्सली ने 1935 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1935 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1935 ईस्वी में किया था। किसने किया था, तो याद रखिएगा कि टोन्सली ने किया था। किसने किया था, टोन्सली ने किया था। कौन, टोन्सली ने किया था पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ठीक है, तो आपको याद हो गया कि देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, बर्फ ज्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है, उसमें जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है बहुत ही स्लो होती है, और वाष्पीकरण की क्रिया जब स्लो होगी तो उसमें लवणता की भी मात्रा क्या होगी, कम होगी। दूसरा कहता है कि सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों से क्या होता है, सागरीय जल ऊपर उठता है, फिर ऊपर उठना और फिर उसी अथी से धीरे धीरे गिरना, ये क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। और कहेगा ज्वार क्या होता है, तो जल, सागरीय जल का ऊपर उठना, सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल से जो सागरीय जल होता है ऊपर उठता है, जिस कारण से क्या कहता है, उसको ज्वार कहते हैं। और नीचे धीरे धीरे जब गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। लघु ज्वार क्या होता है, जब समकोण कोण बनते हैं, कब, तो हमारे हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो होते हैं वो समकोण स्थिति में आते हैं, जिस कारण से लघु ज्वार का उत्पन्न होता है। फिर बृहद ज्वार क्या होता है, तो याद रखिएगा बृहद ज्वार जो होता है हमारा प्रत्येक माह के अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो होता है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जो होता है वो हमारे एक सिद्ध में आ जाता है, जिस कारण से क्या होता है, बृहद ज्वार का उत्पन्न होता है। फिर है नेक्स्ट की जो प्रत्येक ज्वार जो होता है 12 घंटे 26 मिनट के अंतर आते हैं, अंतर पर आता है। प्रत्येक जो हमारा ज्वार होता है 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट। और ऐसे ज्वार जो होता है विषुवत रेखा पर क्या होता है, बहुत ही तीव्रतम होते हैं। और ध्रुवीय रेखा पर क्या होते हैं कि ध्रुवों पर क्या हो जाते हैं, न्यूनतम स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो
टोंसली ने किया था। और टोंसली ने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र जो है भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसका रचना जो है जीवों तथा अजैविक संगठनों से होती है। ठीक है, जीवों तथा अजैविक संगठनों से होती है। ठीक, अब याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील जो होता है इंडोनेशिया की टोवा झील है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जलमंडल से कोई संबंधित इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको याद करना है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। ठीक है, जो भी एग्जाम आप दीजिएगा डीएलएड वगैरह का दीजिएगा ना, तो उसमें आपको पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी जो है झील कौन सी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो कोल्डेरा जो है, कोल्डेरा झील याद रखिएगा कि कोल्डेरा झील जो है इंडोनेशिया की टोवा झील है। क्या है? इंडोनेशिया की टोवा झील है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई झील को हम बील कहते हैं। ठीक है, गंगा के जो डेल्टा में स्थित जो डेल्टाई झील है उसको हम क्या कहते हैं? बील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बील कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तट स्थित लैंगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कयाल कहते हैं। किसको? तो भारत के पश्चिमी तट में स्थित लैगून झीलों को, लैगिन झीलों को हम क्या कहेंगे? लैगून झीलों को हम कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। फिर है भारत के सबसे ऊंची झील को हम क्या कहते हैं? देवस्थल झील है भारत की सबसे ऊंची झील, देवस्थल झील। ठीक है, अमेरिका के जो अंगुली नुमा झील है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर है टानले सेप नामक झील कंबोडिया में स्थित है। टानले सेप नामक जो झील है वो हमारा कंबोडिया में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरल सागर झील जो कि कजाकिस्तान में है। कहाँ है? कजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बेकाल झील है जो कि साइबेरिया में है। कहाँ है? साइबेरिया में। विश्व के सबसे जो बड़ी मीठी पानी की झील जो है वो है सुपुरियर झील। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वोन लेक जो तुर्की में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक।